हेलो नमस्ते, मैं हूँ नितिका और मैं हूँ आपकी बायो एजुकेटर। ये बैच है 11th नीट बैच और इसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो रेफर कर सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंगाई। सो लेट्स स्टार्ट। तो किंगडम फंगाई ये तीसरा किंगडम है मोनेरा और प्रोटिस्टा के बाद में। किंगडम फंगाई के जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। उनकी जो सेल होती है वो सेल बाउंड होती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक होते हैं। तो किंगडम फंगाई का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखते हैं। जो टर्म फंगाई है वो वर्ड फंगर से आई है क्योंकि फंगाई प्लूरल टर्म है फंगस का और फंगस डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड फंगर से। फंगर का मीन्स होता है टू फ्लरिश। ये टर्म बेसिकली सबसे पहले मशरूम्स के रेफरेंस में यूज की जाती थी क्योंकि मशरूम्स ओवरनाइट डेवलप हो जाते हैं। रात को आप देखोगे तो उस सॉइल में कुछ नहीं है, मॉर्निंग आप उठ के देखोगे तो वहां पे आपको मशरूम दिखाई देने लगेगा। तो ये क्योंकि बहुत जल्दी फ्लरिश होते थे तो इसीलिए इसको फंगर से फंगस कहा जाने लगा। लेकिन अब फंगस उन सभी थैलस लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है जो कि एक्लोरोफिलस होते हैं। एक्लोरोफिलस मतलब जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई की बात करें तो फंगाई यूबिक्विटस एंड कॉस्मोपॉलिटन होती है। मींस फंगाई एवरीवेयर एंड एनीवेयर प्रेजेंट होती है। कैसे भी टेम्परेचर में, कैसे भी हैबिटाट में, मे बी वाटर में, मे बी टेरेस पे, फूड आइटम्स पे, प्लांट्स पे, लेदर पे, हर जगह प्रेजेंट होती है। इसका जो थैलस होता है वो सबस्टेटम के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। सबस्टेटम वो प्लेस है जहाँ पे फंगाई ग्रो करती है। जैसे कि एक ब्रेड मोल्ड के लिए उसका सबस्ट्रेटम ब्रेड होती है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियल यानी सिनोसिटिक हो सकता है, अमीबॉइड यानी कि इरेगुलर शेप हो सकता है, ये यूनिसेल्युलर हो सकती है जैसे कि ईस्ट, मल्टी सेल्युलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस है तो फिलामेंट में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो सेप्टेड फिलामेंट्स हो सकते हैं। अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं तो एसेप्टेड फिलामेंट कहलाते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन और अदर पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। इन अदर पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं सेलुलोज, ग्लाइकन, पेन्नेज, ग्लाइकेजोन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली काइटिन से मिलके बनी होती है। काइटिन के अलावा इसमें अदर पॉलीमर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकेन हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि इसकी सेल वॉल बनाते हैं। मेन जो दो कंपोनेंट है फंगाई के सेल वॉल के वो कौन कौन से हैं? सेल्यूलोज एंड काइटिन। सेल्यूलोज को हम देखें तो ये डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ये आपको दिख रहा है, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं और एज ए रिजल्ट सेल्यूलोज बनता है। सेल्यूलोज और काइटिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ये जो ग्लूकोज की सेकेंड कार्बन है इस पे एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है
OH की जगह एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये है एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप, ये है OH। ग्लूकोज में OH प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे, और काइटिन की जो सिंगल यूनिट होती है एन ग्लूकोसामीन, उसमें सेकंड कार्बन पे एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इनका न्यूक्लियस यूकैरियोटिक होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल हो सकती हैं, बाई न्यूक्लिएटेड सेल हो सकती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो सकती हैं। यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू, मल्टी मीन्स मैनी। तो एक सेल के अंदर जब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो ऐसी सेल को यूनी न्यूक्लिएट सेल बोलते हैं। जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो बाई न्यूक्लिएट सेल बोलते हैं, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो मैनी या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। सेल होमोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हो सकती है। अब ये होमो और हेट्रो क्या है? होमो मीन्स सेम, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। कहने का क्या मतलब है? सपोज ये एक सेल है, ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। अब इस बाई न्यूक्लिएटेड सेल में दोनों अगर न्यूक्लियस सेम है, सेम जो दोनों न्यूक्लियस है उनका डीएनए सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इस कंडीशन को होमोकैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ये न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो फिर इस कंडीशन को हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन या होमोकैरियोटिक कंडीशन कैसे आती है, ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो पहली बात तो ये ऑब्लिगेटरी हेट्रोट्रॉफिक होती है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों होती है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, ये खुद से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती। तो जब ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है तो ऑब्वियसली ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। पर फंगस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए तो ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, लेकिन फंगस की ग्रोथ के लिए विटामिन की भी जरूरत होती है, ठीक है। और कई फंगस इन विटामिन को खुद से प्रोड्यूस कर लेती हैं, ठीक है। ऐसी फंगस जो कि रॉ केमिकल से विटामिन अपनी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें ऑक्सो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये जो फंगल विटामिन है, जो फंगस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो फंगस अपनी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस करती है, उनमें आते हैं बायोटिन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, जी हाँ, ये सारे जो विटामिन हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं। दैट मीन्स कि अगर ऐसी फंगस एडिबल हो और उसे खाया जाए तो हमारी बॉडी में भी जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है उसे फुलफिल किया जा सकता है। इसीलिए मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। सो जिन लोगों की बॉडी में विटामिन की या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है वो मशरूम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मशरूम is actually a good source of vitamin and protein. So this is for your general knowledge. So next thing is vegetative reproduction. Reproduction all three type का होता है, vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction, fission, fragmentation, budding, तीनों टाइप का होता है।
छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा फिजन फ्रेगमेंटेशन बडिंग के बारे में। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में यहाँ पे प्रेजेंट आपके सिलेबस में है भी नहीं। प्लस 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन सारे मेथड्स के बारे में जानना है तो मेरा जो 12th क्लास का वीडियो रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप उसको रेफर करना। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। ये स्पोर्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, ओइडियोस्पोर और एक और होता है क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, ये 5 टाइप के स्पोर्स होते हैं। अगेन इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड हियर। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आपको एक आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, oospore, zygospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर। ये जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये उन क्लासेस के नाम पे होते हैं जिन क्लासेस में ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे oospore प्रोड्यूस होता है oomaisids में, zygospore प्रोड्यूस होता है zygomaisids में, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है एस्कोमाइसिड्स में और बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है बेसिडियोमाइसिड्स में। राइट, देन इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप आई मार्क पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं सारे सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल साइकिल। तो हर फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक साइकिल फॉलो होती है जिसकी 3 फेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी 2 वर्ड से मिलके बनाएंगे, प्लाज्मा दैट इज साइटोप्लाज्म, गैमी दैट इज फ्यूजन और मैरिज। तो जब 2 गैमीट्स होते हैं, ये गैमीट्स मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, हो सकता है एक मोटाइल हो दूसरा नॉन मोटाइल हो। ठीक है, तो ये जो 2 गैमीट्स होते हैं जब इनमें फ्यूजन होता है तो पहली स्टेप जो होती है वो प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि इन दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में, ये गैमीट्स पास पास आते हैं और इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। एज अ रिजल्ट एक स्टेज आती है जिसे डाइकैरियोन बोलते हैं। ये जो डाइकैरियोन स्टेज है इसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक जो कि फीमेल गैमीट से आया है, दूसरा जो कि मेल गैमीट से आया है। दूसरी फेज होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियो इज कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, गैमी इज अगेन व्हाट, फ्यूजन। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो वो सेकेंड स्टेप होती है, उसे कैरियोगेमी कहते हैं। ये जो डाई कैरियोन है N+N, क्योंकि गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड है, ये N है ये N है, तो ये जो डाई कैरियोन फेज हुई ये क्या कहलाती है, N+N फेज। और जब इसके डाई कैरियोन यानी दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो एज ए रिजल्ट एक जाइगोस्पोर बनता है जिसमें 2N, जिसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। अब जो मेन थैलस है फंगस का वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि फंगस जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। तो और ये जो जाइगोस्पोर बना है इसमें मियोसिस होता है, एज ए रिजल्ट 4 स्पोर अगेन प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और फिर हर स्पोर से एक न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। तो ये है ओवरऑल सेक्सुअल साइकिल इन द फंगस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक एक करके इन फंगस की क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं।
तो पहली क्लास है फाइकोमाइसीट्स। जो फाइकोमाइसीट्स के मेंबर हैं वो बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जिनके पास पैरासिटिक होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वायरस भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। उसी तरीके से फाइकोमाइसीट्स के कुछ मेंबर्स ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। मतलब जैसे ये एक हाइफी है, इस हाइफी में सेल्स के बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सा सीन बना लेते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस फ्रीली स्विम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। और क्योंकि सेल को डिवाइड करने वाले सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को एसेप्टेड कंडीशन बोलते हैं। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर या एप्लेनोस्पोर के थ्रू हो सकता है। ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर है जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है जो कि they cannot move because they don't have any flagella or any other structure for movement. ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। क्या मतलब हुआ एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में? सो सपोज ये एक स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियम के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये स्पोरेंजियम के अंदर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। जस्ट अ मिनट। तो सपोज ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियम के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इस स्पोरेंजियम में पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। सिनोसिटिक कंडीशन आएगी। ये सब स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस बोलते हैं। और फिर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और वॉल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि n नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट हो जाए प्रोड्यूस हो जाएंगे इनसाइड द स्पोरेंजियम। फिर जब ये स्पोरेंजियम अपनी पूरी मेच्योरिटी पे पहुंचेगी तो ये स्पोरेंजियम बस्ट होगी और बस्ट होते ये जो स्पोर हैं वो रिलीज हो जाएंगे एयर में और फिर ये अपने अपने सबस्ट्रेटम पर लैंड करेंगे और हर स्पोर से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। जाइगोस्पोर फॉर्म होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा मेल गैमेट है या कौन सा फीमेल गैमेट है। दोनों मोटाइल हो सकते हैं और बिल्कुल दिखने में सेम हो सकते हैं। इस कंडीशन को आइसोगेमस कंडीशन बोलते हैं। आइसो मींस सेम, गेमस आया यहाँ पे गैमीट के लिए। तो जब दोनों गैमीट बिल्कुल एक जैसे दिखाई दें, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि हाँ ये मेल गैमीट है ये फीमेल गैमीट है, तो उस कंडीशन को आइसोगेमस कंडीशन कहते हैं। या फिर डिसिमिलर गैमीट्स हो सकते हैं। डिसिमिलर गैमीट्स दो टाइप के होते हैं, एनाइसोगेमस और oogamous। एनाइसोगेमस में आप बड़े छोटे गैमीट्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि छोटा गैमीट मेल गैमीट है, बड़ा गैमीट फीमेल गैमीट है, बाहर से पहचान में आ जाते हैं। oogamous जब जो फीमेल गैमीट हो वो एक नॉन मोटाइल एग की तरह हो और मेल गैमीट मोटाइल छोटा एग से काफी छोटा हो। तो इस टाइप के जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं तो उन्हें oogamous कहते हैं।
इनके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है म्यूकर, राइजोपियस, जैसे जो ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं, एल्ब्यूगो जो एक पैरासिटिक फंगी है मस्टर्ड में डिजीज कॉज करती है ये। नेक्स्ट क्लास आती है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स इनकी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एस्कस। एस्कस के ऊपर इनका नाम एस्कोमाइसीट्स रखा गया है। प्लस इनमें एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोस्पोर की खासियत होती है कि वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं और नंबर में 8 होते हैं, 8 स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एस्कोमाइसीट्स के बारे में। कॉमनली इन्हें सैक फंगी बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होती है। एग्जाम्पल इनका पेनिसिलियम। रेयरली यूनिसेल्युलर होती है। एग्जाम्पल है ईस्ट, सैक्रोमाइसीस सर्विसिया। तो जो ईस्ट है वो बेसिकली एस्कोमाइसीट का एग्जाम्पल है। नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लास पढ़ रहे हो तो उसमें उसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसका एग्जाम्पल और क्लास का नाम याद नहीं रखोगे तो मैच द कॉलम और कई इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। और एटलीस्ट उतने नेम्स तो आपको याद रखने ही हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, सो बेसिकली ये सैप्रोफिटिक होती हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती हूँ, एब्जॉर्ब करती हूँ, सॉरी। डिकम्पोजर्स, अगर सैप्रोफिटिक है तो ऑब्वियसली डिकम्पोजर्स होंगी, चीजों को बायोडिग्रेड करने के लिए हेल्प करेंगी और इकोसिस्टम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। पैरासिटिक भी हो सकती है और कॉप्रोफिलस भी हो सकती है। कॉप्रोफिलस वो फंगस होती है जो कि डंग पे ग्रो करती है। ठीक है, तो ऐसी जो फंगस होती है उन्हें कॉप्रोफिलस फंगस कहते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, यानी कि अलग अलग सेल्स में इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। अब एक्सोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये पेनिसिलियम का एग्जांपल दे रही हूँ। ये पेनिसिलियम में एक वर्टिकल हाइफी निकल आता है जैसे कोनिडियो 4 बोलते हैं, कोनिडियो 4। सो कोनिडियो 4, जस्ट अ मिनट, कोनिडियो 4। सो कोनिडियो 4 का मतलब होता है जो बियर करता है, कोनिडियो से मतलब है कोनिडिया। तो वो हाइफी जो कोनिडिया बियर करता है उसे कोनिडियो 4 कहते हैं। कोनिडिया का सिंगुलर टर्म होता है कोनिडियम। जैसे स्पोरेंजियम होता है ना, वैसे कोनिडियम। स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, कोनिडियम में कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स बनते हैं। कोनिडियो स्पोर से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? जैसे हमने स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था, अंदर का साइटोप्लाज्म जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बाहर की तरफ सेल कटती है इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और ये सेल इस तरीके से कटती हैं कि ये बेसिपिटल एक्रोपिटल अरेंजमेंट में होती है, न्यू एट द टॉप। नई सेल ऊपर की तरफ कटती है, जो भी नई सेल बनेगी वो ऊपर की तरफ कटेगी और एक लंबी सी चेन बन जाती है कोनिडिया की, कोनिडियोस्पोर्स की। तो इस तरीके से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम में इस तरीके से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस तरीके से जो स्पोर्स प्रेजेंट बनते हैं उन्हें कोनिडियो स्पोर्स बोलते हैं, जो कि एस्कोमाइसीट्स की स्पेशलिटी है। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज कोनिडियो स्पोर। ठीक है, ये कोनिडिया जर्मिनेट होके
माइसीलियम बनाता है, न्यू माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर बोलते हैं, जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एक सैक में। यानी जैसे हमने स्पोरेंजियम वाला स्पोर्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ के जो एस्कोस्पोर है, वो एक सिंगल सैक, जिसे एस्काई या एस्कस बोलते हैं, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, एक्चुअल फ्रूट नहीं प्रोड्यूस होते। ये जो एस्कोस्पोर है, ये इनके लिए एज अ फ्रूट बिहेव कर रहे हैं, तो हम इसे फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हैं। तो ये एस्कोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। तो पहले दो गैमीट्स बनेंगे, वो दोनों गैमीट्स फ्यूज होंगे, डाइकैरियोन कंडीशन आएगी। डाइकैरियोन कंडीशन के बाद उनमें क्या होगा? कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी से एज अ रिजल्ट एक डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बनेगा। ठीक है, उस डिप्लॉइड जाइगोस्पोर से मियोसिस होगा, आज 4 स्पोर्स बनेंगे। इन 4 स्पोर्स में माइटोसिस होगा और 8 स्पोर्स बनेंगे। ये 8 स्पोर्स कहलाते हैं एस्कोस्पोर। ये इनकी स्पेशलिटी है एस्कोस्पोर्स की कि 8 इन नंबर प्रोड्यूस होता है। ठीक, और ये डिफरेंट टाइप से अरेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये इनके अरेंजमेंट पे फिर एस्कोमाइसीड्स को आगे और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है। तो एस्कोमाइसिट्स के कुछ कॉमन एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, पेनिसिलियम और ईस्ट हम पहले ही देख चुके हैं। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होती है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, और मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स, they are edible and considered delicacies. So I will suggest you कि इसमें जितने भी names given हैं, आपको वो काफी बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, नीट के हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये नीट में डायरेक्टली किसी फंगस का नाम दे के पूछ लिया जाए कि इसमें किस टाइप के स्पोर बनते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी फंगस की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर मान लो यही पूछ लिया जाए एस्परजिलस में कैसे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि एस्परजिलस एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल है और एस्कोमाइसिट्स में कैसे स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, तो आप आसानी से कोनिडिया के संग इसको मैच कर दोगे। ठीक है, तो एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, उसके अलावा मोरेल्स, ट्रफल्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये नाम आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने हैं अगर आप नीट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो बायो के सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास आती है बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स को कॉमनली मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंगी बोलते हैं, या फिर पफ बॉल्स बोलते हैं। ये सॉइल में ग्रो करती हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो करती हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज पे एज अ पैरासाइट्स रह सकती हैं। रस्ट एंड स्मट डिजीज, जो रस्ट और स्मट डिजीज होती हैं वो किसके मेंबर्स की वजह से होती हैं? बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर्स की वजह से होती है। इनका माइसीलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, पर प्लाज्मोगेमी होती है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। यानी गैमीट्स नहीं बन रहे, वेजिटेटिव सेल ही एज अ गैमीट बिहेव कर रही है। उनमें पहले प्लाज्मोगेमी हो रही है, फिर कैरियोगेमी हो रही है, और फिर मियोसिस हो रहा है, और उससे क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, सो कैरियोगेमी और मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर कितने बन रहे थे? 8। बेसिडियोस्पोर कितने बन रहे हैं? 4। कई कई स्पीशीज में 2 भी बनते हैं। तो टेट्रास्पोरस और बायोस्पोरस 2 टाइप की बेसिडियो माइसीट्स की फंगस होती हैं। ठीक है, और ये जो बेसिडिया होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज, जिन्हें बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प्स, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, लेकिन एक्चुअल फ्रूट नहीं है ये। लेकिन फ्रूट क्या होता है, हम क्या समझते हैं? फ्रूट
फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। सीड से क्या बनता है? नया प्लांट। यहाँ पे फ्रूट, फ्रूटिंग बॉडी इज फ्रूट, उसके अंदर क्या है? स्पोर्स, स्पोर्स से क्या बनेगा? नया फंगस। तो इसीलिए उसे फ्रूट से कंपेयर कर दिया गया, पर वो एक्चुअल फ्रूट नहीं है। ठीक है। इसके कॉमन मेंबर्स कौन कौन है? अगैरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया और अस्टिलागो पैरासिटिक है, स्मट और रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। अगैरिकस मशरूम है, एडिबल मशरूम है अगैरिकस, लेकिन हर मशरूम एडिबल नहीं होता, कई मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, तो बड़ी सोच समझ के मशरूम कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है। कई मशरूम्स ऐसे भी होते हैं जो स्लो पॉइजन, विच कंटेन स्लो पॉइजन। ठीक है। फिर लास्ट जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं, इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज इनकी नोन है। ऐसा नहीं कि इनमें सेक्सुअल फेज नहीं है, पर इनकी नोन फेज एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज है। और अगर इनकी सेक्सुअल फेजेस डिस्कवर हो जाती हैं तो फिर वो अगर एस्कोमाइसिट्स जैसी होती है तो उनको एस्कोमाइसिट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर बेसिडियोमाइसिट्स जैसी होती है तो बेसिडियोमाइसिट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ड्यूटेरोमाइसीट्स में वो फंगस रखी गई हैं जिनकी अभी तक पूरी तरीके से स्टडी नहीं हुई है। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीट्स के अभी फिलहाल जो मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसीट्स में रहते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया, क्योंकि इनकी सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में ऐसा नहीं है इनमें नहीं होती है, होती होगी फॉर श्योर होती होगी, पर स्टडी नहीं हुई है अभी तक, उनके बारे में पता नहीं है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है? कोनिडिया की हेल्प से होता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट या ब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है। इसके कुछ मेम्ब्रेन सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, while a large number of them are decomposers of litter that help in mineral cycling. So very important, this is very important thing. इसके कुछ एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स के। तो फंगस यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, या आई डोंट नो इन्हें ऑर्गेनिज्म कहना भी चाहिए कि नहीं, कि क्योंकि उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली है। जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरॉइड हो गए, प्रियॉन्स हो गए। इसके अलावा लाइकेन्स जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन फंगस एंड एल्गी, उनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं स्पेशल पोजीशन नहीं मिली है। ठीक है। तो इन्हें हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो वायरसेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये नॉन सेल्यूलर होता है। इन्हें पहले ए सेल्यूलर बोला जाता था, पर अब इन्हें क्लियरली नॉन सेल्यूलर बोला जाता है कि इनमें कोई सेल प्रेजेंट है ही नहीं। ये सेल नहीं है, इनमें सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड, और उसके अंदर एक सिंगल जीनोम होता है। या तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होते कि डीएनए भी प्रेजेंट हो गया या आरएनए भी प्रेजेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं क्योंकि ये सेल के बाहर सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो इन्हें अगर सरवाइव करना है तो इन्हें किसी लिविंग सेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, एंड एज अ रिजल्ट सेल मर जाती है अल्टीमेटली एंड में। ठीक है। तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, और सेल के बाहर ये कुछ नहीं है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिन्हें क्रिस्टल में आप ऑब्टेन कर सकते हो। जो वायरस है नेम, उसका मतलब होता है वेनम, पॉइजनस सब्सटेंस। ये मित्री आइवनस्की ने दिया था 1892 में, और इसे सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया। टोबैको की जो मोज़ेक डिजीज है उसमें ये पाया गया कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट को किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो हेल्दी प्लांट भी बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। नॉर्मली जो वायरस होते हैं जो प्लांट को बीमार करते हैं उन्हें प्लांट वायरसेस कहते हैं, और इनका जो मेन जीनोम होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए।
एनिमल वायरसेस के जो जीनोम होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। अभी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वायरस आजकल फैला हुआ है, कोविड-19, क्या आपको पता है उसका जीनोमिक मटेरियल क्या है? वो कैसा वायरस है? नहीं पता? वो भी एक रेट्रोवायरस यानी कि आरएनए वायरस है। और इसीलिए उसका जो टेस्ट होता है वो होता है आरटी-पीसीआर, जिसके बारे में पीसीआर के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। आरटी-पीसीआर अगर मुझे से पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आरटी-पीसीआर क्या होता है। ठीक है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे वायरसेस का जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इन वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड बोलते हैं। जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनाते हैं उन छोटी छोटी यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं। ये हेक्सागोनल और पॉलीगोनल टाइप की यूनिट्स होती हैं। इसकी कुछ एनिमल डिजीजेस हैं वायरस की, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा। प्लांट डिजीज में आती है मोजाइक डिजीज, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, डार्फिज्म एंड स्टर्न ग्रोथ। सो वायरस के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन is sufficient for at your level. नेक्स्ट है वायरॉइड। वायरॉइड वायरस जैसे, वायर कम फ्रॉम वायरस, ऑइड मीन्स लाइक, वायरस जैसे पर वायरस नहीं, क्योंकि वायरस में एक प्रोटीन कोड होता है और अंदर एक जीनोम होता है। ये डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वायरॉइड वायरस से छोटे होते हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है, आरएनए। जो नीट 2020 था ना उसमें ये क्वेश्चन था, आई गेस नीट 2020 में ही था, मुझे ढंग से याद नहीं है। हाँ, पर एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो वायरॉइड होते हैं इनमें कॉमनली कौन सा जीनोम मिलता है, जीनोमिक मटेरियल मिलता है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा मिलता है? तो उसका आंसर था आरएनए। और ये जो आरएनए होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वायरस से काफी कम होता है। ऑन द अदर हैंड प्रियॉन एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो कि इन्फेक्शन करते हैं। इनमें तो डीएनए आरएनए भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन। और नॉर्मली ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि बीएस, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और मेड काउ डिजीज इन द कैटल्स, और इसकी सिमिलर डिजीज होती है सीजीएटी इन ह्यूमन। और अल्टीमेटली दोनों ही डिजीज फेटल हो जाती हैं। शुरुआत में मेमोरी लॉस, इंसोम्निया, वॉइस वॉइस प्रॉब्लम्स और इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। फिर इंसान कोमा में जाता है और अल्टीमेटली डेथ। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रही है? इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से हो रही है। लेकिन इंडिया में थैंकफुली जो सीजेडी है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है। 5000 से भी कम केसेस इंडिया में इसके रिकॉग्नाइज्ड है, सीजेडी के। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है म्यूचुअली, जिसमें दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। जिसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोंट कहते हैं। फंगा ऑटोट्रॉफिक, एल्गाई जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है और इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कराती है। फंगा हेटरोट्रॉफिक होती है, वो वाटर अब्जॉर्प्शन, मिनरल अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है, प्लस शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को। लाइकेन जो होते हैं वो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं और वो पॉल्यूटेड एरियाज में कभी ग्रो नहीं करते हैं। सो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पाओगे।
और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है, www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। ठीक है। और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।